नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। हम सूचना क्यों प्राप्त कर रहे हैं, इसका भी एक कारण है। पहले के समय में सरकारें गोपनीयता के नाम पर सूचना आम जनता को नहीं देती थी। किसी सूचना को जनता से छिपाने का काम ब्रिटिश शासन दौर से ही जारी था। ब्रिटिश शासन में 1923 में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 बनाया गया था। इस अधिनियम का सहारा लेकर ब्रिटिश सरकार किसी भी सूचना को छिपा ले जाती थी। आजादी के बाद भी यह एक्ट जारी रहा। सरकारें एक्ट की धारा 5 और 6 के प्राविधानों का सहारा लेकर सूचनाएं छिपाती रही। पहली बार 1975 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जनता को कुछ अधिकार हासिल हुए। 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण मामले में कोर्ट ने सरकारी नौकरशाही के सार्वजनिक कामों का ब्यौरा जनता को देने की व्यवस्था की। 1989 में बीपी सिंह की सरकार ने सूचना का अधिकार कानून बनाने का वादा किया, लेकिन वो इसे अमल में लाने से पहले ही गिर गई। अब 1997 में इस दिशा में एक कदम आगे की पहल हुई। संयुक्त मोर्चा की सरकार ने एचडी सौरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। कमेटी ने सूचना की स्वतंत्रता को लेकर एक दावा पेश किया। 2002 में बीजेपी की वाजपेयी सरकार के दौरान सूचना की स्वतंत्रता विधेयक पास किया गया। जनवरी 2003 में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। फिर 2004 की यूपीए सरकार में इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए। 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम संसद में पास किया गया। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। अब दोस्तों, इसी पर हम कुछ प्रश्न करेंगे जिसका उत्तर कायदे से संजय शर्मा जी हमें बताएंगे। पहला यह है कि क्या कमजोर हो गया आरटीआई एक्ट? 2005 में आरटीआई से सूचना प्राप्त करना और 2024 में सूचना प्राप्त करना कितना अलग हो गया है? जी, तो देखिए, इसमें अगर हम देखें तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि आरटीआई एक्ट कमजोर हो गया है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि आरटीआई एक्ट डेवलप हो गया है, ये विकसित हो गया है। जैसे जब सूचना कानून आया था तो जिस तरह से होता है कि कोई भी कानून आता है तो कानून आने पर सबसे पहले संसद से पारित जो कानून होता है वही हमारे पास होता है। तो उस कानून को, जो कानून में भाषा लिखी हुई होती है, उस भाषा के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो कानून डेवलप होता है, और वो कानून डेवलप इस तरह से होता है कि कानून में हमेशा जो है, जब वो लागू किया जाता है तो एक पक्ष नहीं होता, एक से अधिक पक्ष होते हैं। तो जो भी कोई पक्ष उस कानून की वजह से प्रतिकूल प्रभावित होता है वो अल्टीमेटली अदालत जाता है, और अदालतों में हमारे हाई कोर्ट्स भी आ जाते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी आ जाता है। तो जब ये मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां से कानून की व्याख्याएं की जाती हैं। कानून की जो व्याख्याएं होती हैं उनसे हमारा कानून डेवलप होता है। ये सूचना कानून के साथ भी हुआ। इसके साथ साथ क्या है कि हर कानून में उसके नियम बनाने की शक्ति जो है प्रायः संसद दे देती है। तो इसमें यह होता है कि जब हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसियां, यानी कि वो एजेंसियां जो कि उस कानून को लागू कर रही हैं, जब वो ये देखती हैं कि इस कानून को लागू करने में कुछ व्यवहारिक ये दिक्कतें आ रही हैं, ये व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं, तो उनको दूर करने के लिए वो नियम बनाती हैं। तो नियमों से भी उस कानून का और विकास होता है। तो यही सूचना कानून या आरटीआई एक्ट के बारे में भी हुआ। नियमावलियां बन गई, बहुत सारी चीजें निर्धारित हो गई। जैसे जब सूचना कानून आया था
तो आरटीआई एक्ट में आप किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते थे, क्या क्यों कैसे हो सकता था। अब जब हमारा सूचना कानून डेवलप हो गया है तो क्या क्यों कैसे नहीं पूछा जा सकता, केवल जो रिकॉर्ड है उसकी मांग की जा सकती है। इसके अलावा हम देखें कि पहले कोई सूचना मांगने के फॉर्मेट्स निर्धारित नहीं थे, अब फॉर्मेट निर्धारित हो गए। अगर आप फॉर्मेट पे सूचना नहीं मांग रहे हैं तो आपका आरटीआई आवेदन निरस्त किया जा सकता है। तो बहुत सारे इस तरह की चीजें आ गई जिनको कि एक आम आरटीआई विकसित हो गया। जी हाँ, ये देखिए, ये नहीं, ये विकसित तो हो गया, लेकिन अब इसमें क्या है कि किसी भी चीज के विकसित होने पर, जैसे अगर हम व्यवहारिकता के धरातल पर देखें तो अब अगर मान लीजिए फैमिली में किसी के 3 बच्चे हैं, एक बच्चा उनमें से पढ़ लिख के अगर यूरोप चला गया और यूरोप अगर वो 10 साल तक रह आया तो वहां के रहन सहन के हिसाब से जब वो इंडिया में आएगा तो यहाँ का पॉल्यूशन देख के, यहाँ का वेदर देख के उसको प्रॉब्लम होगी। तो वो बच्चा जो हमारे बीच ही पला बड़ा है, वो हम ही लोगों को बाद में ये महसूस होने लगता है कि ये पराया सा हो गया है। तो जिन लोगों ने हकीकत में 2005 में आरटीआई एक्ट को यूज किया है, अगर वो आज आरटीआई एक्ट को देखते हैं तो उनको यही महसूस होता है कि भाई आरटीआई एक्ट बहुत ही नेगेटिवली डेवलप हुआ है। हालांकि मेरा ऐसा मानना नहीं है, मेरा मानना यह है कि आरटीआई एक्ट डेवलप हुआ है, सही दिशा में डेवलप हुआ है, और अब भी अगर हम आरटीआई एक्ट को उसके विकसित रूप में प्रयोग करेंगे, हालांकि ये जरूर है कि विकसित रूप में प्रयोग करने के लिए ये प्रत्येक नागरिक के लिए आया था कानून, तो अब जो लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो उतना कानून नहीं जानते हैं, उनके लिए आरटीआई एक्ट को अब यूज करने में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। सहारा लेना पड़ेगा उनको। जी जी बिल्कुल, उनको सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, अब इसी क्रम में मेरा दूसरा प्रश्न है कि भारत में जन जागरूकता की कमी है, जैसा कि आपने कहा। ऐसे में आरटीआई एक्ट का सही इस्तेमाल कैसे हो? जैसे जब हम कोई व्यक्ति अपने अधिकार ही नहीं जानता है तो ऐसे में आरटीआई एक्ट के बारे में कैसे पता चलेगा? जी देखिए, ये बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आरटीआई एक्ट के बारे में ही हम अगर नहीं जानेंगे तो अपने अधिकार का हम प्रयोग ही कैसे करेंगे। तो इसमें वही बात आती है, जन जागरूकता की बात आती है। जन जागरूकता के लिए सरकार की भी जिम्मेदारी है, जन जागरूकता के लिए जो हम समाज के लोग हैं उनमें से जो लोग जो है शिक्षित हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, जो जन सरोकारों से वास्ता रखते हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि आरटीआई एक्ट आज जिस बदले हुए रूप में हमारे सामने है और जैसे वो निरंतर बदलता जा रहा है, तो उसके उस बदलते हुए स्वरूप के साथ अपडेटेड जानकारियां ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाने की कोशिश हमारी सरकार भी करे, हमारे नागरिक भी करें जिनको इसके बारे में मालूम है। और जैसा हम तो प्राय करते ही रहते हैं, और आपका ये जो कार्यक्रम है ये भी इस दिशा में एक कदम है जो बहुत ही सराहनीय। जी जी। अच्छा, आरटीआई लगाने से क्या आवेदक मुसीबत में पड़ सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में आरटीआई अधिनियम 2005 पर एक अध्याय जोड़ा जाना चाहिए? जी जी बिल्कुल। देखिए, ये 2 सवाल जो आपने लिए हैं ये बहुत अच्छे हैं। तो जैसे इसमें जो पहला सवाल है कि क्या आरटीआई लगाने से आरटीआई आवेदक किसी मुश्किल में पड़ सकता है, तो मेरा ये कहना है कि देखिए, आरटीआई लगाने से ना आरटीआई आवेदक किसी मुश्किल में पड़ेगा, ना जन सूचना अधिकारी किसी मुश्किल में पड़ेगा, ना प्रथम अपीलीय अधिकारी किसी मुश्किल में पड़ेगा, ना सूचना आयुक्त किसी मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि आरटीआई एक्ट की ही धारा 21 है। तो धारा 21 आरटीआई एक्ट की ये कहती है कि जो भी कोई कार्यवाही गुड फेथ में यानी कि सद्भाव पूर्वक भावना के साथ की गई है तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं की जा सकती है। अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए हम आरटीआई लगा रहे हैं तो जैसा कि है आरटीआई एक्ट कोई ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म नहीं है, कोई ये जो है शिकायत समाधान का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आरटीआई एक्ट से केवल आप सूचना ले सकते हैं, बस तो सूचना ले भर सकते हैं। अच्छा, इस तरह जैसे जन सूचना अधिकारी है, अगर वो सूचना अधिकार अधिनियम के हिसाब से 30 दिन में सूचनाएं नहीं दे रहा है, या जो सूचनाएं दी जानी चाहिए उन पर भी बंदिश लगा रहा है, रोक
लगा रहा है, तो उसको एक्ट में ही जो धारा 20 दी गई है, तो धारा 20(1) और 20(2) के तहत उसको दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा इस एक्ट के अलावा और किसी भी तरह का दंड किसी पर भी नहीं लगाया जा सकता। अब चूंकि आरटीआई आवेदक पर कोई भी दंड की व्यवस्था नहीं है, तो आरटीआई आवेदक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। नहीं तो क्या इसको पाठ्यक्रम में? जी जी बिल्कुल। और जो आपका दूसरा था सवाल कि क्या इसको पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो ये यहीं से एक बहुत अच्छी चीज निकल के आ रही है कि ये एक मुद्दा ऐसा है जिसको कि हमारे समाज सेवियों को उठाना चाहिए, हमारी सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पाठ्यक्रम में बिल्कुल जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि जानने का अधिकार एक जो है हमारे जो संविधान की का अनुच्छेद है 19(1)(a), उसके तहत दिया गया अधिकार है। तो जब तक प्रत्येक व्यक्ति को ये मालूम नहीं होगा कि हाँ ये भी अधिकार है, तो ये पाठ्यक्रम जो है हमारा शुरू से ही होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं केवल आरटीआई कानून ही नहीं, और भी जितने कानून हैं उन कानूनों की भी थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी हमारे बच्चों को देना शुरू करना चाहिए। और ये कक्षा 9 से अगर शुरू हो जाए और 9 से 12 तक उनको इन सब चीजों की जानकारी दे दी जाए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक देश के बहुत ही सशक्त नागरिक होने का पहले उसकी जानकारी हो जाएगी। जी। अच्छा, मेरा अब अगला प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति आरटीआई आवेदनों से प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल गलत स्थान पर अपने निजी स्वार्थ को देखकर करता है, तो उस पर कौन सा अंकुश लगेगा, कौन लगाएगा अंकुश? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आरटीआई एक्ट में ये सूचनाएं देने का कानून है। अब आरटीआई एक्ट में सूचना प्राप्त करने के बाद, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिसका जैसा माइंडसेट होगा, जिसका पॉजिटिव माइंडसेट होगा, वो उन सूचनाओं को लेके अदालतों के माध्यम से या जो शिकायत के संबंधित फोरम है वहां शिकायतें भेज के वहां से कार्यवाही कराने का रास्ता अपनाएगा। बाकी कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं जो उन सूचनाओं का कुछ गलत उपयोग करना चाहें। तो जैसा कि देखिए हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की चीजों का गलत उपयोग रोकने के लिए हमारे यहाँ विभिन्न कानून हैं, जिसमें कि क्रिमिनल कानून भी आते हैं। तो उन कानूनों के तहत जो जो हमारे इसमें एजेंसियां हैं, उसमें पुलिस हो सकती है, उसमें हमारी अदालतें हो सकती हैं, तो वो जो अपना प्रभावी कार्रवाई है, जो विधिक कार्रवाई है, वो आरटीआई आवेदकों पर भी हो सकती है अगर वो सूचना लेने के बाद उसका कोई गैर कानूनी उपयोग कर रहे हैं तो। अब एक प्रश्न पे हम आते हैं, नागरिकों के प्रति लोक सूचना अधिकारियों का शत्रुतापूर्ण रवैया और सूचना छिपाने के लिए सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के प्राविधानों की गलत व्याख्या करना, ऐसे में आवेदक क्या करे? जी देखिए, ये सवाल जो है, इस सवाल में मुझको यही कहना है कि यहाँ पर मेनली ये बिंदु निकल कर आ रहा है कि जन सूचना अधिकारी जो है वो एक तरह से आरटीआई आवेदकों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रख रहे हैं। तो देखिए, इसमें जहां तक मेरा मानना है कि जन सूचना अधिकारी, क्योंकि मेरे साथ अभी मुझको ऐसा नहीं लगता कि किसी ने भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखा है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें आरटीआई आवेदकों की तरफ से भी कुछ इस तरह की कमियां होती हैं और कुछ जनसूचना अधिकारियों की तरफ से भी कमियां होती हैं, जिसकी वजह से गलत फहमियां हो जाती हैं। जैसे अगर हम ये देखें कि जन सूचना अधिकारी क्या है, जन सूचना अधिकारी उसी विभाग का एक कर्मचारी या अधिकारी है। वो अधिकारी भी अपने उस कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी नहीं है, वो सर्वोच्च से निम्न पंक्ति का एक अधिकारी या कर्मचारी है जी। अब जो सूचना मांगी गई है वो सूचना ऐसी हो सकती है जिसमें कि उसी ऑफिस का जो सर्वोच्च अधिकारी, जो जन सूचना अधिकारी का भी बॉस है, जो उसकी एसीआर भी लिखता है, जो उसकी अटेंडेंस भी रोज वेरीफाई किया करता है, उसके बारे में हो, तो वो उसको सूचना देने के लिए हर हाल में मना कर देगा। तो जन सूचना अधिकारी भी इसमें दो पार्टों के बीच में कभी कभी फंसा हुआ होता है। तो एक आवश्यकता इस चीज की है कि आरटीआई आवेदक भी जन सूचना अधिकारी से यदि संभव हो तो कुछ संवाद बना के, अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि सूचना देने में उनको ये महसूस हो रहा है कि एक्ट का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो अगर वो मान लीजिए आयोग आ रहे हैं, तो आयोग में जनसूचना अधिकारियों के प्रति एक होस्टाइल मेंटेलिटी लेके न जाए, बल्कि जन सूचना अधिकारियों से भी उनकी समस्या पूछने की एक कोशिश करें कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
साथ में इसमें जो हमारे सूचना आयुक्त है उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जन सूचना अधिकारियों को भी हमारे ये सूचना आयुक्तों को भी ये आकलन हमेशा करना चाहिए कि अगर जन सूचना अधिकारी बार बार गलत सूचना दे रहा है तो आखिर उससे ये कारण उनको पूछना चाहिए। कारण ऑफिशियल भी पूछना चाहिए, अनऑफिशियल भी पूछना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी से भी कहेंगे तो वो अपने बॉस के बारे में वैसे लिख के नहीं देगा, लेकिन अगर आप अनऑफिशियल पूछेंगे तो वो ये इस तरह का बोल सकता है कि इस तरह का मेरे पास दबाव है, मेरे ऊपर इस तरह का दबाव है जिसकी वजह से मैं सही सूचनाएं नहीं दे पा रहा हूं। तो ऐसे में देखिए जो हमारे सूचना आयुक्त हैं उनके पास ये समाधान हो सकता है कि धारा 5(4) जो है वो उसके तहत वो किसी को भी जन सूचना अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। तो उसमें वो अगर मान लीजिए जो उसी कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी होगा उसी को जन सूचना अधिकारी नियुक्त करके उसकी जवाबदेही फिक्स कर देंगे तो शायद सूचना मिलने में आसानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पूरी बात देखिए मंशा की आ जाती है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि जो आरटीआई के तीनों स्टेक होल्डर हैं, आरटीआई आवेदक, सूचना देने वाला ऑफिस और साथ में हमारा सूचना आयोग या सूचना आयुक्त, इन तीनों को ही सिनर्जी में, कोहेरेंसी में काम करना चाहिए। किसी को भी आपस में किसी को शत्रु नहीं मानना चाहिए। अगर कोई चीज है तो एक दूसरे से खुल के बात करना चाहिए, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है और वो है इस एक्ट का अनुपालन और पारदर्शिता और जवाबदेही का निर्धारण। अच्छा, अब एक ही हम जानना चाहते हैं, जैसे आरटीआई के तहत हमें जो जवाब प्राप्त होता है क्या उसको सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया जा सकता है? जी हाँ, जो आरटीआई के तहत देखिए जवाब मिलता है वो जन सूचना अधिकारी अपने हस्ताक्षर से भेजता है। बाकी आरटीआई के तहत जो भी कोई हमको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उस सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सर्टिफाइड होते हैं और जन सूचना अधिकारी उनको सत्यापित करके अपने सिग्नेचर करके और मोहर लगा के देते हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की जो धारा है 79 और जो अभी हमारा ये चेंज हो गया है जो कि हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए हो गया है 2023 में, उसकी धारा 78 है। तो इन धाराओं के तहत जो है जो भी हमारे आरटीआई से प्राप्त डॉक्यूमेंट हैं वो सर्टिफाइड हैं अगर, तो उनको साक्ष्य के तौर पे अदालतों में पेश किया जा सकता है। अच्छा, अब एक चीज ये बताइए, प्रणाली का पूर्ण डिजिटलीकरण होना चाहिए या नहीं, जो इस वक्त चल रहा है? इसी पे अभी अनशन प्रदर्शन भी हुआ था लखनऊ में। जी, अब देखिए यहाँ पर प्रणाली का पूर्ण डिजिटलाइजेशन की जहां तक बात है तो मैं इस चीज के बिल्कुल प्रबल समर्थक हूं कि हाँ, इसका पूर्ण डिजिटलाइजेशन इसलिए होना चाहिए, जैसे हम पूर्व के कार्यक्रमों में भी इस मुद्दे को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पर्यावरण को देखते हुए, हमारे फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके फ्यूचर को देखते हुए, अगर हम देखें तो सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए, क्योंकि क्या है कि जितना हम पेपर की खपत को बढ़ाएंगे उतना ही हमारे पर्यावरण को खतरा है। इसमें एक बिंदु है जो कि प्रायः जो है ये उठाया जाता है कि हमारे भारत में या हमारे प्रदेश में लोग इतने ज्यादा सक्षम नहीं हैं सारे के सारे, जो कि इतना डिजिटली जो है वो लिटरेट हो। तो इसमें मुझे यही कहना है कि जो डिजिटली लिटरेट नहीं है उसकी आरटीआई बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि जो डिजिटली लिटरेट नहीं है उसके स्वयं से संबंधित इक्का दुक्का मामले होते हैं, तो उनको वो आराम से कहीं भी साइबर कैफे में जाके उसी तरह से निपटा सकता है, उसी तरह ऑनलाइन उनकी फाइलिंग कर सकता है जैसे कि वो अपने और सारे लाभ लेने के लिए, चाहे वो राशन कार्ड का हो जाए, चाहे इंदिरा आवास का हो जाए, चाहे वो हमारा ये मेडिकल का कोई लाभ सब लाभ ले रहा तो वो भी करे। सारे के सारे लाभ ही आजकल ऑनलाइन है, तो जैसे उन लाभों को ले रहा है वैसे ही वो इनको भी कर दे। तो बहुत अच्छा दोस्तों, संजय जी आज आप इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को हमारे प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे ढंग से आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह कार्यक्रम जन सूचना अधिकार पर पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।